आपको लगता है कि आप रियल मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रहे हैं? यही कांग्रेस का आरोप है। उन्होंने बहुत बड़ा फैकेट किया है कि सब कुछ चाचा जी ने किया, सब कुछ चाचा जी ने किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर पूरे भारत में 10 या 11% थी उस समय रेट ऑफ लिटरेसी, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जानते कहां थी? ट्रावनकोर में 47%। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए बाहर किसने भेजा? महाराजा बड़ौदा ने। बाबा चाचा नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने, जिन पे पैसा बरस रहा था, करोड़ों रुपए थे। और सुनिए अतुल जी, आपके राज्य का बताता हूं, अगर पहली बार पिछड़े समाज को आरक्षण दिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया भाई साहब। तो चाचा नेहरू से बहुत पहले की बात थी। मोदी साहब से गुजारिश करता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सभी जो एक बहुत बड़ा फैकेट क्रिएट किया गया है भारत के विकास में, अनेक लोगों ने जो महान योगदान दिया है, अनेक इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने, समाजसेवियों ने, राजों ने, उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। पैसे की बात करते हो ना, सुनो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके सब लोगों के बड़े-बड़े महल और बड़े-बड़े बंगले बने 14 साल में, 5 साल किसमें? क्या नेहरू जी ने पूरी संपत्ति जो है अपनी दान कर दी है, और आज उसकी कीमत नेहरू जी ने तो करोड़ों की अपनी संपत्ति दान कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने में, अभी आपने खुद बोला हम भुखमरी के दौर में थे, हम इसमें थे, ये करोड़ों की संपत्ति अर्जित किससे कैसे की भाई? ये नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू को हजारों रुपए एक हियरिंग में खड़े होने का देता कौन था? तुम पाटिल जी, ये तो बताओ ना। सेक्युलर सैटरडे में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार वीडियो का विषय है सोमनाथ मंदिर की विरासत पर कांग्रेस क्यों कर रही है सियासत, क्या है कांग्रेस का इसके पीछे मकसद। आज की शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अतुल लोढ़े पाटिल और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने जब अतुल पाटिल से कुछ सवाल किए तो उनके हक के पक्के छूट गए, और साथ ही साथ उनको किस तरीके का जवाब दिया आगे हम इस डिबेट में देखेंगे। अतुल पाटिल ने अमीश देवगन जो हमारे एंकर हैं उन पर उनको कहा कि जब आप हमें बोलने ही नहीं देते हो तो हमें इस डिबेट में क्यों बुलाते हो, और साथ ही साथ कहने लगे कि आप बीजेपी के दलाल हो, आप हमें बोलने नहीं देते। तो इस पर अमीश देवगन का क्या रिएक्शन था आगे इस डिबेट में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। किताब लिखे के मुंशी जी ने, जो काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि सेकुलर गवर्नमेंट है, सारे धर्म हमारे यहां है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाइए। दूसरा खत जो उन्होंने लिखा था सरदार राजेंद्र बाबू को, वो 22 अप्रैल 1951 में उन्होंने लिखा कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में 22 अप्रैल कुछ बातें उन्होंने कहा कि हम किस इससे गुजर रहे हैं। तो हम गुजर रहे थे भूखे से, हम गुजर रहे थे कि शिक्षा के लिए हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हम स्वास्थ्य के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और सारे जगह सारे मंत्री सारे नेता जो है उनको फिजूल खर्ची के लिए मनाही कर दी थी। नहीं, मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी। आज भी आपको ऐसा लगता है मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी क्या? तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि विचार थे श्री सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाना हिंदुओं का पुनरुत्थान के समान है। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। पंडित नेहरू को डर था कि मंदिर के काम से सरकार या राष्ट्रपति का जुड़ाव दिखा तो इससे उनकी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर गहरा असर पड़ेगा। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मंदिर पुनर्निर्माण के पक्ष में भी नहीं थे। हालांकि सोमनाथ मंदिर का पूरा पुनर्निर्माण चंदे के पैसे से हुआ। यानी उनको लगता था कि अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा तो हिंदुओं का रिवाइवल होगा, इट विल बी अ रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा। ये वही किताब जो आप कोट कर रहे हैं के मुंशी की, उसी किताब में लिखा हुआ है। नेहरू ट्रेवल लीगेसी, सारी किताबें हैं, मैं उनको भी कोट कर दूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है फिजूल खर्ची था सोमनाथ मंदिर को बनाना? टुडे वेयर यू स्टैंड, आंसर इट। अतुल लोढ़े पाटिल 20 सेकंड एंड सुधांशु त्रिवेदी। आप भी शांति से सुनिए। नेहरू जी ने यह कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भूखा पड़ा अकाल पड़ा है उसको हमने चुना, उसको चुनौती हमारे सामने है। हमने सारे नेताओं को कोई भी फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया है। मंदिर जो है वो निजी कलेक्शन से होगा। मैंने सवाल पूछा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे? अरे श्यामा पैसा नहीं दिया था। कोई आरएसएस का दूसरा नहीं था। मुंशी कह रहा था कि अभी सुनिए, के मुंशी कह रहे थे कि पंडित नेहरू हिंदू के पुनरुत्थान मान रहे थे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। ये के मुंशी कह रहे थे, आप ही ने उनकी किताब को कोट किया, मैंने तो कोट नहीं किया। उस किताब का पूरा वाक्य मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ठीक है, अब सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी, आपकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आपको लगता है कि आप रियल मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रहे हैं? यही कांग्रेस का आरोप है। उन्होंने कहा विकास के बड़े बड़े कार्य सब चाचा नेहरू ने किए, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा फसाड है जो दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा, अनेक अच्छे राजे रजवाड़ों के द्वारा किया गया कार्य का मजाक उड़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कब बना? 1892 में शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट। तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। और सुनिए, भारत ही नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर कौन बना जहां पर स्ट्रीट लाइट्स आई? वो भारत का बेंगलोर 1902 में। तब चाचा नेहरू 12-13 साल के थे। फंस गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में पहला आई हॉस्पिटल कब बना? यानी देखिए, आई डिपार्टमेंट होता था, दुनिया में पहली बार आई हॉस्पिटल बना, मिंटो आई हॉस्पिटल 1913 महाराजा मैसूर ने बनवाया। और भाई साहब और सुनिए, भारत का पहला डैम कब बना?
विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया, जिनका नाम लेने में भी थोड़ा हड़बड़ा गए थे, राहुल गांधी जी, जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे आज भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत की स्वतंत्रता से पहले, चाचा नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पहले का समय है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा बहुत बड़ा फैकेट किया है कि सब कुछ चाचा जी ने किया, सब कुछ चाचा जी ने किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर पूरे भारत में 10 या 11% थी उस समय रेट ऑफ लिटरेसी, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जानते कहां थी? ट्रावनकोर में 47%। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने के लिए बाहर किसने भेजा? महाराजा बड़ौदा ने। बाबा चाचा नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने नहीं, जिन पे पैसा बरस रहा था, करोड़ों रुपए थे। और सुनिए अतुल जी, आपके राज्य का बताता हूं, अगर पहली बार पिछड़े समाज को आरक्षण दिया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया भाई साहब। वो चाचा नेहरू से बहुत पहले की बात थी। मोदी साहब से गुजारिश करता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब भी जो एक बहुत बड़ा फैकेट क्रिएट किया गया है, भारत के विकास में अनेकानेक लोगों ने जो महान योगदान दिया है, अनेकानेक वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने, समाज सेवियों ने, राजों ने, उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इधर से नहीं था। एक बस 10 सेकंड, 17 मार्च 1959 को ललित कला अकादमी में, और यह बात बलबीर पुंज ने भी अपनी किताब में कोट की है, 17 मार्च 1959 ललित कला अकादमी, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, खंड 47 में लिखा हुआ है कि वो ये कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट डिप्रेशन को फील करने लगती है, मगर जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा होता हूं तो आनंदित महसूस करता हूं। यह पर्याप्त दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिकता क्या थी। जवाब। सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा दिया था अपने निजी से, तो मुझे कहीं पर भी कुछ मिला नहीं, जीरो मिला। केएम मुंशी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो 1950 में चले गए थे, 1951 में उद्घाटन हुआ था, और उसके ऊपर कुछ पेपर्स, कटिंग्स के पेपर के जो संक्षिप्त थे, वो संक्षिप्त भी मैंने निकाले आपको बताने के लिए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए ये पता नहीं है। तरीका है भीख मांगने का। जहां तक आप पैसे की बात करते हो ना, सुनो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके सब लोगों के बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बंगले बने 14 साल में, 5 साल की इसमें। नेहरू जी ने पूरी संपत्ति जो है अपनी दान कर दी है, और आज उसकी कीमत सुधांशु त्रिवेदी लेकिन बीजेपी का आरोप है कि नेहरू हिंदू मंदिरों के खिलाफ थे। बीजेपी का आरोप यह है, और इसीलिए मैंने केएम मुंशी की किताब को कोट करा, आकाशवाणी के आर्काइव्स को कोट करा। इसके अलावा इसके अलावा आरएनपीसी की किताब को कोट करा गया। ओके होल्ड ऑन, सुधांशु त्रिवेदी योर चांस, सुधांशु त्रिवेदी योर चांस, 40 सेकंड। ओके, अब हमारे हेडगेवार जी ने नागपुर में, आप ही के प्रांत में, 1920 में कार्य समिति में प्रस्ताव लाया था पूर्ण स्वराज्य का, जिसे नहीं स्वीकार किया गया। उससे नाराज होकर वो अलग हो गए। आप बाद में आपने 1930 में स्वीकार किया, और 30 में स्वीकार 26 जनवरी 1930, इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन रावी के तट के ऊपर। और सुनिए मेरे भाई, उसके बाद 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन से पैक्ट हुआ गांधी का। उसके बाद 1947 तक, 1942 के अपवाद को छोड़कर कोई आंदोलन नहीं हुआ 16 साल। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 4 मार्च 31 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, 17 साल में कोई आंदोलन बता दीजिए। खैर, 10 सेकंड। अब मैं अगला प्रश्न कहता हूं। आपने कहा कि नेहरू जी ने तो करोड़ों के अपनी संपत्ति दान कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए, अंग्रेजों के जमाने में, अभी आपने खुद बोला हम भुखमरी के दौर में थे, हम इसमें थे, ये करोड़ों की संपत्ति अर्जित किससे कैसे की भाई? ये नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू को हजारों रुपए एक हियरिंग में खड़े होने का देता कौन था? अतुल पाटिल जी, ये तो बताओ ना। प्रिवी काउंसिल में जाकर वो किसके केस लड़ते थे? अंग्रेज के तो केस लड़ते होंगे, उस भूखे गरीब किसान के तो केस नहीं लड़ते थे। और इसीलिए अंग्रेजों से दोस्ती, अंग्रेजों से पैसा, अंग्रेजों से संपत्ति। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और पैसा फिजूल खर्ची या मंदिर को देना, मगर मदरसों को तो दिया था, मौलवियों को सैलरी दी, वक्फ बोर्ड को जमीनें लुटा दी। और तो और ये कहा कांग्रेस ने कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। मुलायम सिंह ने भी कहा, नरसिम्हा राव ने भी कहा, यह ऑन रिकॉर्ड है। ओके, सुधांशु जी 1 मिनट है। 1950 के आसपास इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, उसमें लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद के नवीनीकरण का मुद्दा उठा था। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मस्जिद की मरम्मत या यूं कहें पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। यह किताब में दावा किया गया है। जवाब, बाबरी मस्जिद बनवाना फिजूल खर्ची नहीं थी, लेकिन सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराना फिजूल खर्ची थी कांग्रेस के अनुसार। एक तो पहली बात क्लियर कर दूं अनिश जी, जरा झूठ बोलना कम करो और गुलामी बंद करो। मैंने कहा था सारे मंत्रियों के फिजूल खर्चियों पर रकाब कसी थी, ये कहा मैंने। और निजी हाथों से खर्चा करना चाहिए, ये गांधी जी का कहना था कैबिनेट में, वरना ये पास हो गया था। दूसरी बात, एक बात बताइए ना, केएम मुंशी किसकी गुलामी कर रहे थे? सुना ना, मणिबेन पटेल किसकी गुलामी कर रही थी? मुझे जवाब दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूं, ये लोग किसकी गुलामी कर रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का। की बात है, गुलामी की सोच वाली बाबरी मस्जिद तामील करवाना चाहते थे और हिंदुओं का जीर्णोद्धार ना हो जाए, आप सोमनाथ के खिलाफ थे। बकायदा चिट्ठी लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि मत जाओ। गुलामी की सोच जो विध्वंसकारियों के साथ है या विध्वंसकारियों के साथ नहीं है, इससे पॉसिबल मत होइएगा। सुनिए ना, हमारा अगर सुनोगे नहीं और हमारे पे थोपने प्लीज बोलिए, मैं आपको भरपूर बोलने का मौका दे रहा हूं पाटिल जी। वो हमारी सुनते नहीं हो, इसलिए मैंने कहा शांति से सुनो, शांति से, अनइंटरप्टली, जैसे सुधांशु को सुना। उन्होंने वकालत की
तब वो स्वाधीनता संग्राम में नहीं थे। स्वाधीनता संग्राम में आए ना तो सूट बूट से टाई से हमारे गांधी जो है ना धोती पर आ गए और ये कुर्ते पर आ गए। एक पेरिस नाम की लॉन्ड्री थी उनके घर के सामने, वहां से आते थे तो इन्होंने उसकी भी जो है झूठ फैलाया था कि पेरिस से आते हैं, वहीं से आते थे। और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अपनी संपत्ति जो है वो दान कर दी और सब कुछ कांग्रेस के इसमें आंदोलन में हुआ। जब देश में पहला संविधान लागू होना था तब बार लग गया था, अप्सरा, ध्रुव, सारी अनुभट्टियां भी चालू हो गई थी, सब कुछ किया था। जो आज बेच रहे इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। इनको जब भी सरकार मिली, पहली बात। दूसरी बात, जमींदारी कानून लाया, जमींदारों से लैंड लेकर जो गरीब मजदूर थे वो गरीब मजदूरों को लैंड देने का काम किया। दुनिया का इतिहास गवाह है, बिना खून बहाए लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था। इन्होंने कुछ नहीं किया। सोमनाथ मंदिर के विषय में बात हो रही है, यहां हिंदुओं के विषय में बात हो रही है। कुछ नहीं हुआ तो मुझे एक बात बताओ, आरएसएस ने 1925 से 1947 तक कौन सा आंदोलन किया? देखिए, अगर आरएसएस पे बात होगी तो मैं जरूर आरएसएस से पूछना चाहता हूं। ओके, पहले सुधांशु त्रिवेदी आप 30 सेकंड में रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। फिर दूरदर्शन के आर्काइव्स में क्या लिखा हुआ है? हाँ, देखिए भाई साहब, अतुल माफ करिए, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में क्या कौन झूठ बोल रहा है? अब कौन झूठ बोल रहा? कौन? 1905 में लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष दिया, जिसे कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया और लोकमान्य तिलक को गरम दल का नेता माना गया। 1906 में सूरत में डिवीजन हो गया, नरम दल गरम दल। मैं चैलेंज करके कहता हूं 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से पहले कहीं पर दिखा दे पूर्ण स्वराज का उद्घोष। इसीलिए मैंने कहा भाई अपना आंदोलन तो बता ना पाए। अच्छा, हमारी स्थिति क्या थी 1931 तक? तो हम 1940 तक नागपुर के बाहर केवल उंगलियों पे गिनने लायक शाखाएं थी। और अतुल पाटिल साहब और गौर से सुन लीजिए, हम 1925 से बने और आप कह रहे हैं 1947 तक 22 साल में कितना आंदोलन किया? आप 1885 में बने, 1907 तक कितना आंदोलन किया 22 साल में? चैलेंज करके कह रहा हूं, बता के जाइए। आप तो अंग्रेज अफसरों के नीचे बैठे हुए थे। ह्यूम, एलन ऑक्टेविया ह्यूम ने आपकी स्थापना की। विलियम बैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोप जैसे लोग आपके अध्यक्ष थे। विलियम बैडनबर्न था। नहीं, एक चीज अमित जी एक लाइन। ओके, 10 सेकंड्स गिवन। और फिजूल खर्ची के लिए मैं बताना चाहता हूं, 27 दिसंबर 1963 को हजरत बल में जहां मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल रखा हुआ है, अफवाह उड़ गई कि वो बाल चोरी हो गया। उसको लेकर श्रीनगर से लेकर लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल सब जगह दंगे हो गए। उसके बाद पुलिस ने कहा कोई चोरी नहीं हुआ, यह अफवाह है। तो जानते क्या कहा गया मुस्लिमों द्वारा? अफवाह नहीं, हम नहीं मानेंगे कि वही मुकद्दस बाल है। तो कैसे तय होगा? सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मौलवी तय करेंगे। तो साहब चार्टर्ड प्लेन से मौलवियों को भेजा गया। ऐसी भी जानकारी है कि विदेश से भी बुलाया गया, फिर उनसे ये डिसीजन कराया गया कि नहीं वही वो मुझे मुकद्दस है। मेरे भाई वो फिजूल खर्ची थोड़ी थी, वो तो ऐसे नॉर्मल था, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आप लोग ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ओके, सुधांशु जी, जी, जी। उसे स्वीकार करिए। तब भी आप गुलामी के प्रभाव में थे, आज भी गुलामी के प्रभाव में। कैसी लगी आपको आज की ये शानदार डिबेट वीडियो? देखा आपने यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से अतुल लोड़े पाटिल को धोया है। जी हाँ, बातें ही आपने दोनों की ही बातें, तीखी बातें आपने सुनी। आपको किसकी बात ज्यादा समझ में आई ये आप बताना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।